क्या आप मेटफॉर्मिन की दवा ले रहे हैं? क्या मेटफॉर्मिन की दवा लेने के बाद में आपको कभी भी जुलाब हुआ है? तो ये जुलाब क्यों हुआ है? कितने दिन तक ये जुलाब रहेगा? इसके पीछे वजह क्या है? और कैसे मेटफॉर्मिन के वजह से आने वाले लूज मोशन और डायरिया से अपने आप को बचाएं और उसको कैसे ठीक करें? और मेटफॉर्मिन के अलावा और कौन सी चीज़ें हो सकती है जो आपको डायरिया को ट्रिगर कर सकती है? आज हम ये सब के बारे में जानेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। आज का हमारा जो टॉपिक है ये मेटफॉर्मिन की दवा के ऊपर है और आज का टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वाला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो चलिए जानते हैं मेटफॉर्मिन के वजह से होने वाले डायरिया यानी लूज मोशंस के बारे में। देखिए, मेटफॉर्मिन की दवा जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली डायबिटिक की दवा है। इनफैक्ट ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आ जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अलावा ये दवा जेस्टेशन डायबिटीज़ यानी गर्भावस्था में होने वाला डायबिटीज़, फिर PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए भी दी जाती है। यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि दवा कितनी ज़्यादा कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है। और तकरीबन 40 से 45% लोग मेटफॉर्मिन की दवाओं को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको डायरिया जैसी शिकायत आती है। तो ये शिकायत क्यों होती है और कैसे इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं, इसी के ऊपर हम आज ज़्यादा बात करने वाले हैं। तो देखिए, मेटफॉर्मिन की जो दवा जो है इसको क्यों डायरिया करती है उसके पहले आप इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे, यानी ये दवा आपके शरीर में काम कैसे करेगी। अगर वो समझ जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि डायरिया क्यों होता है। तो देखिए, मेटफॉर्मिन की दवा जब आप कंज्यूम करते हैं तो ये दवा आपके लिवर के ऊपर काम करती है। जी हाँ, देखिए हमारा लिवर जो होता है ना, ये भी ग्लूकोज बनाता है। हाँ, रातों के टाइम में जब आप फास्टिंग के स्टेट में रहते हैं, आपने खाना नहीं खाया है, या तो कुछ ऐसे दिन जब आप ज़्यादा लंबे वक्त के लिए उपवास रखते हैं, आप खाना नहीं खा रहे लेकिन आपके शरीर का अंदरूनी सिस्टम तो चल रहा है ना। तो वो अंदरूनी सिस्टम चलने के लिए भी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो ये ग्लूकोज बनता है लिवर में से। यानी जब आप खाना नहीं खा रहे, फास्टिंग स्टेट में है, तब ग्लूकोज को प्रोवाइड करने का काम होता है लिवर का, और यही लिवर पे काम करती है मेटफॉर्मिन की दवा। तो मेटफॉर्मिन की दवा लिवर का जो ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है उसको कम करती है, और जब मेटफॉर्मिन की दवा ऐसा कार्य कर रही है तो उस केमिकल रिएक्शन में और एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। जी हाँ, छोटी मात्रा में अगर लैक्टिक एसिड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो लैक्टिक एसिड जो है ये आपकी पाचन तंत्र, इंटेस्टाइन को इरिटेंट करती है और उसको इरिटेट करती है, और इसके वजह से भी बहुत सी बार डायरिया आता है। दूसरा रीज़न ये है कि जब आप मेटफॉर्मिन की दवा लेते हैं तो ये मेटफॉर्मिन की दवा दी क्यों गई है? आपका डायबिटीज़ ठीक करने के लिए, यानी शक्कर को नियंत्रण में रखने के लिए, है ना। तो ये मेटफॉर्मिन की दवा आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ शक्कर है उसको आपके डाइजेशन के द्वारा उसको फेंकती है आपके मल में, यानी आपके फीकल मैटर में। और इसके वजह से क्या होता है, आपकी जो फीकल मैटर जो होती है उसकी कंसिस्टेंसी में चेंज आ जाता है। और इसीलिए क्योंकि फीकल यानी मल के द्वारा साधारण केस में हर नॉर्मल इंसान में मल के द्वारा शक्कर नहीं फेंकी जाती, लेकिन जब आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो आपके मल के द्वारा शक्कर को फेंका जाता है, और इसके वजह से जो आपका मल है उसका कंसिस्टेंसी में चेंजेस आ जाते हैं, उसके वजह से भी आपको डायरिया आता है। और एक वजह ये होती है, जब आप मेटफॉर्मिन की दवा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके डाइजेशन की सिस्टम के अंदर
जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं, उसमें भी परिवर्तन आता है, तो उसके वजह से भी आपको लूज मोशन डायरिया आ सकता है। उसके साथ साथ जब आप मेटफॉर्मिन की दवा इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त पे हो सकता है कि आपकी जो बाइल जो होता है, जो लिवर के नीचे एक गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर इकट्ठा होता है, बाइल की कंसिस्टेंसी में सुधार व चेंजेस होते हैं, उसके वजह से भी आपको डायरिया आ सकते हैं। यानी ये 4-5 वजह है जिसके वजह से मेटफॉर्मिन की दवा का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो डायरिया ट्रिगर होता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर एक मरीज़ जो मेटफॉर्मिन की दवा का इस्तेमाल करे उनको डायरिया आए, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन ये डाइजेस्टिव सिस्टम की साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा मेटफॉर्मिन दवा का कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वो है नौजिया, यानी जी मचलना, उल्टी जैसा सेंसेशन आना, उल्टियाँ होना, ये भी काफ़ी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। इनफैक्ट बहुत सी बार उन लोग जिनको लंबे वक्त से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जैसी बीमारी होती है, जब वो मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ये साइड इफ़ेक्ट एक ब्लेसिंग की तरह कार्य करती है, क्योंकि बहुत सी बार वो कब्ज ठीक करने के लिए बहुत दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन जब मेटफॉर्मिन का ये साइड इफ़ेक्ट है तो उनका जो मेन प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाता है। यानी कभी कभी ये प्रॉब्लम उनके लिए बेनिफिट भी लेके आता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डायरिया ही हो, बहुत सारे लोगों को मेटफॉर्मिन की दवा लेने के बाद में कब्ज़ की भी प्रॉब्लम आती है, और इनफैक्ट ऐसा हमने देखा है कि जब ये कब्ज़ का प्रॉब्लम होता है वो डायरिया से ज़्यादा सीवियर फॉर्म में भी आता है। यानी ये आपके इंडिविजुअल बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है मेटफॉर्मिन की दवा के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। तो ये थी क्यों होती है डायरिया। अब चलिए ये जानते हैं कि डायरिया जो है ये कितने दिनों के लिए रहने वाला है। देखिए, साधारण केस में जैसे ही आपने मेटफॉर्मिन की दवाओं का इस्तेमाल किया है, कुछ दिन या कुछ हफ्तों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जी हाँ, खास करके जब पहली बार आप ये दवा का इस्तेमाल करते हो और आपको डायरिया हो जाता है, आप काफ़ी घबरा जाते हैं। घबराने की बात नहीं, कुछ दिन कुछ हफ्तों जैसे ही ये दवा आपके शरीर के अंदर एडजस्ट हो जाएगी, सूट हो जाएगी, आपका डायरिया का प्रॉब्लम निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका डायरिया ज़्यादा वक्त से रह रहा है, कुछ दिनों हो गए, हफ्ता 10 दिन हो गया, फिर भी डायरिया जा नहीं रहा है, तो आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से बात कीजिए। हो सकता है मेटफॉर्मिन आपके शरीर में जब भी शुरुआत की वो एक कोइंसिडेंट हो सकता है, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या वो कुछ और प्रॉब्लम है या नहीं, वो भी आप आपके डॉक्टर से बात कर लीजिए। दूसरा एक पॉइंट है कि क्या ये डायरिया एकदम डेंजरस वाला होता है। जवाब है, देखिए, साधारण केस में इतना डेंजरस नहीं होता है, बेरेबल होता है। लेकिन अगर आपके शरीर में लैक्टिक एसिड का प्रमाण अगर ज़्यादा हो रहा है तो वैसे केसेस में लैक्टिक एसिडोसिस जैसी समस्या आ सकती है। हालांकि लैक्टिक एसिडोसिस एक बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है मेटफॉर्मिन का, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में जागरूकता होना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट है कि मेटफॉर्मिन की दवा लेने के बाद में ये डायरिया कब होगा। तो देखिए, ये जो डायरिया जो होता है इसमें 2 टाइप के डायरिया होते हैं। पहला है एक्यूट डायरिया, यानी दवाई आपने ली, कुछ दिन कुछ हफ्तों में डायरिया हुआ है, दवाई के जैसे अपने शरीर में एडजस्ट हुआ, ये डायरिया निकल गया, तो उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। लेकिन दूसरी टाइप का जो डायरिया होता है जिसको हम क्रॉनिक डायरिया कहते हैं, यानी क्रॉनिक यानी कि लंबे वक्त के लिए, यानी आप मेटफॉर्मिन की दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि दवा आपने नई शुरू की। हमने अक्सर देखा है कि मरीज़ मेटफॉर्मिन की दवा काफ़ी लंबे वक्त से ले रहे, कुछ सालों से ले रहे, अचानक उनकी बॉडी मेटफॉर्मिन को एडजस्ट नहीं करी, सूट नहीं करी और उनको डायरिया हो जाता है। ऐसे भी काफ़ी कॉमन केसेस हम देखते हैं। तो जो क्रॉनिक डायरिया होता है वो कुछ दिन कुछ हफ्तों में ठीक नहीं होता, ये काफ़ी लंबे वक्त महीनों तक भी चला जा सकता है। तो जो क्रॉनिक डायरिया जो होता है ये ज़्यादा करके उन डायबिटीज़ के लोगों में होता है जिनको कुछ और भी समस्या आए, जैसे कि ज़्यादा करके समस्या आती है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में, या तो आपको गॉल ब्लैडर या तो बाइल की कोई समस्या है, या तो फिर आपको पैनक्रिया की कोई समस्या है। देखिए, हमारा जो पैनक्रिया जो होता है ना, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बनते हैं, तो अगर आपको पैनक्रिया का प्रॉब्लम है तो भी आपको डायरिया आ सकता है। बहुत सी बार
एक डाइजेशन की एक ऑटो इम्यून वाली बीमारी है जिसको हम सीलियाक डिजीज़ कहते हैं, जहाँ पे मरीज़ों को ज़्यादा करके गेहूं की चीज़ें सूट नहीं होती। तो सीलियाक डिजीज़ है, वैसी समस्या में भी क्रॉनिक डायरिया होता है। दूसरा, एक खास करके डायबिटीज़ के मरीज़ों में लंबे वक्त की डायबिटीज़ के बाद में आ जाती है एक ऑटोपैथिक कंडीशन जिसको हम कहते हैं डायबिटिक गैस्ट्रोपरेसिस। ये जो डायबिटिक गैस्ट्रोपरेसिस की जो समस्या होती है उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो ठीक से कार्य नहीं करती और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ये शिकायत होती है। तो वैसे केसेस में भी क्रॉनिक डायरिया होता है। बहुत सी बार अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो गट माइक्रोबायोम जो होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं, अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है तो भी क्रॉनिक डायरिया होता है। साथ ही साथ वक्त के साथ साथ में अगर आपको डायबिटीज़ के अलावा कोई और हेल्थ समस्या के, जैसे कि एंडोक्राइन की एक बीमारी है जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, जहाँ पे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा तेज़ी में हाइपर मोटिलिटी के स्टेट में आती है, वैसे केसेस में भी डायरिया काफ़ी कॉमन होता है। यानी क्रॉनिक डायरिया जो होता है डायबिटीज़ के मरीज़ों को मेटफॉर्मिन के वजह से ही हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेटफॉर्मिन के साथ में ये सभी कंडीशंस में भी प्रॉब्लम लेके आता है। अब चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने आप को ये डायरिया से बचाएं। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके ये पॉइंट तब इम्पॉर्टेंट है जब आप मेटफॉर्मिन की दवा को नई और पहली बार लेना शुरू कर देते हैं। तो कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से बात कीजिए। यूजुअली ट्रीटिंग डॉक्टर को पता ही होता है कि मेटफॉर्मिन की ये साइड इफ़ेक्ट है और इसीलिए वो जानबूझकर आपको मेटफॉर्मिन की दवा छोटे खुराक से ही शुरुआत करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो दवा जो होती है आपको ज़्यादा करके रात को आपका खाना खाने के बाद में, यानी रात के डिनर के बाद में ये प्रिस्क्राइब की जाती है ताकि पूरी रात भर वो दवा सही तरीके से कार्य करे और आपको ज़्यादा दिक्कतें ना लाए। तीसरा पॉइंट, ये दवा आपको खाना खाने के बाद में दी जाती है। देखिए मेटफॉर्मिन के केस में कोई रूल नहीं है कि ये दवा खाने के पहले ही लेनी चाहिए या बाद में ही लेनी चाहिए, आप कैसे भी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा करके अगर आप खाना खाने के बाद में ये दवा लेते हैं तो आपको ये दवा के साइड इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी कम होते हैं और इसीलिए हम यूजुअली एडवाइस करते हैं ये दवा आफ्टर मील दी जाए। तो तीसरा पॉइंट, ये दवा आपको लेनी है आफ्टर मील, ओके। चौथा, अगर आपको डायरिया आ रहा है तो अगर आप पहले से मेटफॉर्मिन की दवा ले रहे हैं तो उसको डाउन टाइट्रेट भी करना ज़रूरी है, यानी जो भी दवा ले रहे उसकी कम डोज भी प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब आप मेटफॉर्मिन की दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि हैवी डोज स्टार्टिंग नहीं करनी है, स्लो डोज करना है और धीरे धीरे उसको हम अप टाइट्रेट करते हैं। ये देखते हैं कि आपकी बॉडी में कैसे सूट हो गई है। यूजुअली हफ्ते 10 दिन के बाद में ही ये दवा को हम यूजुअली अप टाइट्रेट करते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मेटफॉर्मिन से आने वाले डायरिया से आप काफ़ी हद तक बच पाएंगे, ठीक है। अब जबकि डायरिया हो चुका है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? देखिए डायरिया जो होता है ज़्यादा करके इसमें लूज़ मोशंस होते हैं और शरीर में से ज़्यादा मात्रा में पानी का बहाव होता है। तो वैसे केसेस में आपको डिहाइड्रेशन होता है और ख़ास करके अगर गर्मी जैसे मौसम में अगर डिहाइड्रेशन होता है तो ये डिहाइड्रेशन ज़्यादा प्रोफाउंड हो सकता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है या तो कोई भी लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम कीजिए, जैसे पानी हो गया, नमक वाला नींबू शरबत है, या तो फिर सूप है, वेजिटेबल सूप है, या तो फलों का रस है। अभी देखिए आपका डायबिटीज़ को देखिए कितना कंट्रोल में है तो ही फलों का रस लीजिएगा, वरना तो उसको अवॉइड कीजिए। या तो फिर वाटर कंटेनिंग वाले फ्रूट्स है उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं जिससे आपका वाटर बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। दूसरा पॉइंट ये है कि अक्सर जब मरीज़ों को डायरिया होता है तो और नौजिया वॉमिटिंग भी कहीं ना कहीं होती है और मरीज़ अपना खाना कम कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपको शुगर में फ्लक्चुएशंस आए। तो वैसे केसेस में आप हल्का फुल्का डाइजेशन वाला खाना खा सकते हैं।
हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा दाल चावल है, घी डाला हुआ दाल चावल है, या तो फिर कर्ड राइस है, ऐसे खिचड़ी है, ऐसी चीज़ें जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ईजी होती है डाइजेशन करने में, वैसे खाद्य पदार्थ को आप इंक्लूड कर सकते हैं। प्लीज़ फास्टिंग स्टेट में नहीं रहिएगा, ये प्रॉब्लम और बढ़ा सकता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है फाइबर का इंक्लूड। जी हाँ, बहुत सी बार अगर आपके शरीर में फाइबर की कमी है तो भी डायरिया ट्रिगर होता है। तो वैसे केसेस में आप मेक श्योर कीजिए कि आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइबर लीजिए ताकि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से कार्य करे। हाई फाइबर खाने का आपको और भी एडवांटेज होता है कि उसको शुगर भी बैलेंस में रखता है, साथ ही साथ आपको वज़न भी कम करने में हेल्प करता है। तो हाई फाइबर वाले जो खाने हैं, ज़्यादा करके होल ग्रेन वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन है, फिर पूरी सब्जियां हैं जिसकी चमड़ी आपको नहीं निकालनी है, और फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इसमें ज़्यादा करके हाई फाइबर होता है। तो अगर आप ये सब कंज्यूम करेंगे और आपके वाटर इनटेक पे ध्यान देंगे तो आपको डायरिया काफ़ी हद तक कम होगा। और अगर आपको क्रॉनिक डायरिया है तो आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से बात कीजिए और वो डेफिनेटली ये रूल आउट करेंगे कि क्या आपको और कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मेटफॉर्मिन की वजह से डायरिया आ रहा है तो प्लीज़ ये दवा शुरुआती के स्टेज में बंद मत कीजिएगा, दवा ऑटोमेटिकली आपके केस में सूट हो जाती है। और आज का ये जो वीडियो जो है हमारी मेटफॉर्मिन के सीरीज़ का वीडियो है। इसके पहले मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं मेटफॉर्मिन के ऊपर कि कैसे मेटफॉर्मिन की दवा सही तरीके से ले, पीसीओएस में मेटफॉर्मिन दवा को क्या रीज़न से प्रिस्क्राइब की जाती है, और किन मरीज़ों को जिनको पीसीओएस है उनको मेटफॉर्मिन की दवा नहीं लेनी चाहिए। और अगर मेटफॉर्मिन की दवा आप ले रहे हैं तो उसके वजह से जो घोस्ट पिल जो होती है वो अगर आपके टॉयलेट में आ जाती है तो उसकी वजह क्या है। तो अगर आप मेटफॉर्मिन की दवा ले रहे हैं तो ये सभी वीडियोस को आप देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिलती जाएगी। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कोई अच्छी नई और सही जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।